नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में आयुष अधिकारी की संविदा पदों के लिए भर्ती 2025 में जारी हुई है। आज 10 अक्टूबर को उसका विस्तृत विज्ञापन आ गया है, जिसमें कितने पद होने हैं, क्या क्या आवेदन करने की प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, सभी बातें बता दी गई है। तो आज हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें विशेष बातें हैं और सिलेबस में क्या क्या बातें दी गई है, उसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो ये सबसे पहले काम की बात तो क्या है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के आधार पे इस भर्ती को निकाला गया है। 2022 में जब ये रूल्स आए थे तो इसमें कितने समय में परमानेंट होंगे, क्या छुट्टियां मिलेगी, क्या सैलरी मिलेगी, ऐसी कई बातें संशोधित की गई थी। तो उसके आधार पे भर्ती निकाली गई है। इसमें 1340 पद जो हैं वो नॉन टीएसपी के हैं, 195 टीएसपी के हैं। ऐसे कुल पद 1535 के निकाले गए हैं। नॉर्मली जो गजेटेड पोस्ट होती है उनमें टीएसपी के लिए प्रावधान नहीं होते हैं, पर चूंकि ये संविदा में है इसलिए इसमें टीएसपी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। और ये जो एक लाइन लिखी गई है विशेष नोट में कि सभी संविदा पे आधारित है, 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक रहेगा। एक सामान्य नोटिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, जो भी संविदा बनती है सब में ये लिखा हुआ रहता है पॉइंट, पर इसका मूलतः कोई मतलब नहीं रहता है। भर्तियां सामान्यतः चलती ही रहती है। एनएचएम में तो खासकर ऐसा ही है। एनएचएम 2005 से वैकेंसियां निकल रही है, उसके बाद से चलती ही जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला है आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन प्रक्रिया जो है वो ई मित्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें एक होता है ओटीआर। अब चूंकि अपन आयुर्वेद वाले हैं तो सामान्यतः जो अन्य वैकेंसियाँ निकलती है उसके फॉर्म हम नहीं भरते हैं। जो हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड होती है, चाहे पीजी की हो, चाहे यूपीएससी की हो, या आरपीएससी के थ्रू कोई वैकेंसी निकली हो, तो हम उन्हीं को भरते हैं। तो इसलिए कुछ बातों का मैं ध्यान नहीं रहता है, उनको मैं थोड़ा विस्तृत रूप में बताऊंगा। तो एक होता है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ऐसी सुविधा लाई गई है कि आप राजस्थान सरकार की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको देना चाहो तो एक बार केवल रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए साल भर में। तो एक बार ही शुल्क लगता है, और उस एक बार फीस देकर आप जब तक चाहें तब तक एग्ज़ाम साल भर में दे सकते हैं। उसमें आपके कई डॉक्यूमेंट्स, नाम वगैरह एक बार में लिखे जाते हैं, जो बार बार भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ओटीआर करवाना कंपलसरी है। इसलिए यदि आप पहली बार ये काम करवा रहे हैं तो सबसे पहले आपका ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और मेरी ये राय है कि खुद से भरने की जगह है ई मित्र से ही ये भरवाना चाहिए, उससे काफ़ी सुविधाएं रहती हैं। ये ओटीआर की मैंने बात बता दी। इसमें सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए 600 रुपये है। बाकी जिनको आरक्षण है उनके लिए 400 रुपये है, और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये इसका शुल्क है। इसमें एक बात और है कि यदि मान लीजिए आपने ओटीआर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन आप किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं हुए, तो आपके ओटीआर को रद्द कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, और 750 रुपये आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन उसको देने के बाद भी आप 2 और भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित हुए हैं तो फिर इसको पुनः ब्लॉक कर दिया जाएगा, और तब आपको पेनल्टी 1500 रुपये देनी पड़ेगी। वरना पहले क्या होता था, एक बार ओटीआर दे देते थे, फॉर्म भरते थे, उसके बाद कई परीक्षाओं में नहीं जाते थे, उसको रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। ये रिजर्वेशन किस तरीके से होने वाला है ये बताया गया है। इसमें एक बात और ये ध्यान रखने की है कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, इनकी अलग अलग सीट्स को मेंशन नहीं किया गया है। मतलब आज की तारीख में स्थिति ये है कि जो भी फॉर्म भरेगा, एग्ज़ाम देगा, और जिसके नंबर अच्छे आएंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो होम्योपैथी का हो, चाहे वो यूनानी का हो। ये टीएसपी की 195 है, उसके लिए बातें बताई गई है। इसके बाद महिलाओं के लिए 30% आरक्षण जो है वो हर कैटेगरी में अलग से दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है। ये सब कोई हमारे लिए विशेष बातें नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु कोई हो तो कौन कौन उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे उसका विस्तृत विवरण इसमें दिया गया है, उसको पढ़ा जा सकता है।
टीएसपी जो टीएसपी रीजन का है बस वही भर सकता है। ये आपकी सैलरी बताई गई है, 28,050 रुपये प्रति माह सैलरी मिलने वाली है। ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट रूल्स बने उसमें नया मानदेय निर्धारित किया गया, जिसके अंतर्गत 28,050 रुपये होता है और हर साल इसमें 5% की वृद्धि होती है। यह पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, यदि आप आयुर्वेद से हैं तो आपने बीएमएस की डिग्री कर रखी हो और बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसे ही बीएचएमएस और होम्योपैथिक बोर्ड राजस्थान में, और यूनानी वालों का रजिस्ट्रेशन भी बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन में ही होता है, तो उनके लिए बीयूएमएस और बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आवेदन की अंतिम तिथि तक हो जाना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद यदि किसी का रजिस्ट्रेशन होता है तो वो डीबार माना जाएगा। अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र के लिए आपके पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप भारत, नेपाल या भूटान के नागरिक हो या भारतीय मूल के व्यक्ति हो तो काम चल जाएगा। आयु, आयु में इंपॉर्टेंट बात है कि 1 जनवरी 2026 तक 21 साल की आपकी आयु हो जानी चाहिए और 40 साल से आप अधिक के नहीं होने चाहिए हो। मतलब 2025 में जो 41 साल के हो गए हैं वो इस एग्जाम को देने के पात्र नहीं है। और यदि आपका जन्मदिन 1 जनवरी 2026 से पहले आता है और आप 1 जनवरी 2026 से पहले 21 साल के हो जाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें कुछ छूट है 5 साल की महिलाओं के लिए, बाकी अन्य कैटेगरीज के लिए 5 साल की, तो ये आप देख सकते हैं। तो जो सामान्य छूट सभी परीक्षाओं में रहती है वही छूट है। विवाह का पंजीयन आपका होना चाहिए। परीक्षा का इसमें एक है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तो ये दिया है कि 10/10/25 से 8/11/25 को रात 11:59 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए 8/11/2025 रात 11:59 से पहले ये फॉर्म भर देना है। इसमें मेरा ये सुझाव है कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म उतना जल्दी बढ़िया है, क्योंकि बाद में कई बार हम भूल जाते हैं, किसी कारणवश हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं। तो आप आज से ही ये प्रक्रिया चालू कर दीजिए फॉर्म भरने की, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी नहीं आए। परीक्षा का आयोजन, कितने फॉर्म आते हैं और क्या सुविधाएं हैं उसके अकॉर्डिंग है। कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और या फिर ऑफलाइन जो ओएमआर शीट के आधार पे हो सकता है वो भी हो सकता है। परीक्षा 26/12/2025 को होना प्रस्तावित है, यानी 26 दिसंबर। हम देखें तो अभी लगभग 2-2.5 महीने आराम से इसमें शेष है। और यदि ऐसा हुआ कि एक से ज़्यादा चरणों में भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसकी संभावना यहाँ नहीं के बराबर है, तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। प्रवेश पत्र ऑनलाइन आपको मिल ही जाएंगे साइट से। नियुक्ति की अयोग्यताओं में विवाह एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, संतान 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दहेज वगैरह नहीं लिया हो, ये आम बातें हैं। आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए आप ईमित्र से जाके फॉर्म भर सकते हैं। आजकल एक लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन आने लगा है। जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो लाइव हमारी फोटो कैप्चर होती है, तभी फॉर्म सबमिट होता है। तो यदि आप ईमित्र पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर कैमरे वगैरह सब सुविधाएं होती हैं। तो और इसमें कई सारे नियम हैं जो ईमित्र वालों को पता होता है, इसलिए हमें ईमित्र पे जाकर ही फॉर्म भरना चाहिए। ऐसे ही हमें हस्ताक्षर भी अपलोड करना पड़ता है ना। तो उसमें सब क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है वो सब दिया हुआ है, तो वैसा ही हस्ताक्षर का प्रयोग हमें करना है। इसमें एक और बात लिखी है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। मतलब वहाँ आप कागज़ पे हस्ताक्षर करेंगे, वो इमेज स्कैन होगी, उसी को मान्य होगा। परीक्षा के बाद परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड होगा। यदि आपको आंसर की में कोई आपत्ति हो तो आप 100 रुपये जमा करा के आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। छत पायदान आदि पे यात्रा नहीं करनी है, मोबाइल फ़ोन पर्स ये सब नहीं लेके आना है। नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर का फोटो जो 1 माह से अधिक पुराना नहीं हो, एक आईडी जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो और ई प्रवेश पत्र, इन्हीं को कक्ष में ले जा सकते हैं। और जब आपका परमिशन लेटर आएगा तो उसमें भी कई सारी चीज़ें होंगी कि ये लेके जाना है, ये नहीं लेके जाना है, तो उसको भी हम पढ़ सकते हैं। यदि आपने फॉर्म भर दिया और उसमें आपको कोई संशोधन करवाना है तो जो लास्ट डेट बताई है उसके 3 दिन के अंदर अंदर संशोधन करवाया जा सकता है। उसके लिए 300 रुपये फीस निर्धारित की गई है। यदि आपने मान लीजिए फॉर्म भर दिया है और आपको लगता है कि नहीं मुझे एग्ज़ाम नहीं देनी थी, तो आप वापस से
उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके लिए 3 दिन का अवसर दिया जाएगा और उसके लिए अलग से बोर्ड जो है अपनी वेबसाइट पे सूचना देगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए किसी कारण से लिख पाने में असमर्थ हैं, आप दिव्यांगजन हैं, तो आपको फॉर्म भरते समय ही आपको एक श्रुत लेखक चाहिए, ऐसा आपको वहाँ बताना पड़ेगा। और एक दिन पहले जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा वहाँ एक दिन पहले आपको उसकी आईडी, उसका नाम, पता, सब डिटेल वहाँ पे जाके देनी पड़ेगी। ये लिखा है, एक दिन पहले वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी श्रुत लेखिका वचन पत्र, फोटो पहचान पत्र, ये सब बातें वहाँ पे देनी पड़ेगी। और इसमें काम की जो बातें हैं वो, यदि आपने गलत सूचना प्रस्तुत करी है या फिर आपने कोई अनुचित साधनों का प्रयोग किया है तो आपको 1 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टिप्पण तरीका काम नहीं करें। परीक्षा की स्कीम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। कुल 150 प्रश्न आएंगे, जो हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, अतः कुल प्रश्न होंगे अपने 450 अंकों के। परीक्षा का समय जो अपने को दिया है वो 2 घंटे और 30 मिनट का दिया है, मानी 150 मिनट में 150 प्रश्न, यानी एक प्रश्न को करने में 1 मिनट का समय हमें मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है जो है 1/3। ये बात इंपॉर्टेंट है कि 40% पासिंग मार्क्स मिनिमम लाना अनिवार्य है। यदि आप 40% से कम मार्क्स ला रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली इससे बाहर हो जाएंगे। इसमें SC और ST के लिए 5% की रिलैक्सेशन यहाँ पे हमें दी गई है। अब आता है परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें देखिए 2 भागों में परीक्षा के पाठ्यक्रम को बांटा गया है। एक तो आप मान सकते हैं GK जो 180 नंबर की है, और एक आप मान सकते हैं जो भी आपकी स्ट्रीम है, जैसे मान लीजिए आयुर्वेद तो उसका 270 का, ऐसे होम्योपैथी हो चाहे यूनानी हो, उसका 270 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। यानी 60 प्रश्न GK के रहेंगे और 90 प्रश्न अपने स्ट्रीम के रहेंगे। इसमें से जो GK है उसको निम्न भागों में बांटा गया है कि सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें राजस्थान की भी कुछ बातें हैं, भारत और राजस्थान की जियोग्राफी, भारत राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत राजस्थान की पॉलिटी, बायोडाइवर्सिटी, राजस्थान की सोसाइटी, सोशल प्रॉब्लम, कल्चर, करंट इवेंट्स और जनरल साइंस। कुल मिलाकर ये 45 मार्क्स का रहने वाला है, यानी 15 प्रश्न इनमें से आएंगे। इसके बाद में है जनरल इंग्लिश और हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व हिंदी, इसमें से भी 15 सवाल आएंगे। कुल 14 टॉपिक इंग्लिश में है और कुल 11 टॉपिक हिंदी में है। इसमें कुल मिला के 15 प्रश्न आने वाले हैं। फिर अगला है नेशनल हेल्थ मिशन की जितनी भी स्कीम्स चलती हैं, 15 सवाल इसमें से आएंगे जो 60 नंबर के रहेंगे। और फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो 30 नंबर का रहने वाला है, यानी 10 सवाल इसमें से आने वाले हैं। इस प्रकार कुल 60 प्रश्न इस पोर्शन में आने वाले हैं। ऐसे ही पार्ट सेकंड है जो टॉपिक रिलेटेड टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो 270 नंबर का रहेगा। इसमें चूंकि अपन आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, रचना शरीर, मौलिक सिद्धांत, मतलब जो भी विषय हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोफ में आजकल जो सेमेस्टर सिस्टम चलने लगा है, इसमें जो भी टॉपिक्स हमारे रहते हैं BAMS के पाठ्यक्रम में, वो सभी प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। कुल 270 नंबर का पेपर रहेगा, यानी 90 प्रश्न हमारे इसमें आएंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सामान्यतः राजस्थान गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उनको नहीं देते हैं, तो सामान्य परीक्षाओं में केवल 4 ही ऑप्शन आते हैं, ABCD। लेकिन राजस्थान की परीक्षाओं में 5 प्रश्न आते हैं, सॉरी 5 ऑप्शन आते हैं, जिसमें 5वां प्रश्न होता है ई में क्या लिखा हुआ होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कंपलसरी कर दिया गया है कि यदि आप किसी प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको 5वें प्रश्न में गोला लगाना ही लगाना है। यदि आप 5वें प्रश्न पे गोला नहीं लगाते हैं तो 10% प्रश्नों तक तो आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे। और यदि 10% प्रश्नों से अधिक प्रश्नों में आपने 5 गोलों में से किसी पे अंकित नहीं किया है तो आपको डी बार कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
अयोग्य कर दिया जाएगा। मतलब 150 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों तक यदि आपने ई पॉइंट पे गोला नहीं लगाया तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन 15 से ज़्यादा, मान लीजिए 16 प्रश्न ऐसे हो गए जिसमें आपने किसी भी ऑप्शन को मार्क नहीं किया है, तो आपको उस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है। और कोई प्रश्न हो, समस्या हो, तो बोर्ड की वेबसाइट है, इस पे समय समय पे सूचनाएं मिलेगी जिनको अपन देख सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से इस सिलेबस को, चूंकि एग्जाम 26 दिसंबर को होनी है, तो लगभग 40-50 दिन का समय बचा है, तो कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। अब जैसे मैंने 1 अक्टूबर से कोचिंग शुरू की थी, अभी 10 अक्टूबर तक लगभग हमने चरक सूत्र स्थान को खत्म कर दिया है। तो जैसा मैंने बताया था कि भाई मेरा टारगेट ये रहने वाला है कि 40 दिन में हम आयुर्वेद को खत्म करेंगे। उसमें 20 दिन में हम खत्म करेंगे चरक संहिता को। उसके बाद जो 10 दिन है उसमें सुश्रुत, वाग्भट, और अगले 10 दिन में अन्य जो, सॉरी, 10 दिन में सुश्रुत और बचे हुए 10 दिन में वाग्भट, काश्यप आदि जो संहिताएं बच जाती है। इस प्रकार 40 दिन में हम संहिताओं वाला सारा पोर्शन खत्म करेंगे। संहिताओं का जो पोर्शन है उसी में हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। कुछ एक टॉपिक बचेंगे, उनके लिए हमने अंत में समय बचा के रखा है। बचे हुए जो 20 दिन है इसमें हम जो जीके वाला पोर्शन है, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, एनएचएम की स्कीम्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब टॉपिक ये हम खत्म करने वाले हैं। और 40 और भी 60 दिन के बाद में फिर भी हमारे पास 20 दिन बचते हैं, उनमें हम रिवीजन और जो सब्जेक्ट वाइज कुछ चीज़ें बची है उसको हम खत्म करेंगे। तो ऐसा हमने एक लक्ष्य लेके चले थे जब हमने कोचिंग शुरू की थी, और अभी तक लगभग लगभग हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। इसमें मैंने आपको एक और बात कही थी कि लगभग 400 से 500 पेज की पीडीएफ होगी जिसमें सारा काम हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे अभी हमने सूत्र स्थान खत्म किया है, तो लगभग 40 पेज की पीडीएफ में हमने सूत्र स्थान को खत्म कर दिया है। तो मेरा यही प्रयास है कि कम से कम और महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़कर कैसे हम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसमें जैसे 270 नंबर जो हैं, जो हमारे सब्जेक्ट के हैं, वो तो चलो सभी के लिए एक आम बात है। पर जो दूसरे 180 नंबर हैं वो हमारे लिए हमारी पोजीशन को, हमारे सेलेक्ट होने को डिसाइड करेंगे। तो इसको हम बहुत ही एक डायनेमिक तरीके से, बहुत ही कम स्टडी मटेरियल के द्वारा इसको हम पूरा करेंगे, ताकि 180 में से हम अधिकतम मार्क्स ला सकें। 270 में से भी लगभग 75% मार्क्स तो हमें लाने ही है। उसके बाद हमारा फोकस रहेगा 180 मार्क्स पे, ताकि हम आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। क्योंकि ये कॉमन एग्ज़ाम है, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसका उतना ज़्यादा सिलेक्शन होने का चांस है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि कम से कम स्टडी मटेरियल में अधिक से अधिक चीज़ों को पढ़ पाना, इसका हमारा प्रयास रहेगा। और अभी तक हमारा इस दिशा में जो प्रोग्रेस है वो ठीक चल रही है, और इसमें आपको चिंता लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका समय से पहले आराम से कोर्स हो जाएगा, पर्याप्त आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने को मिलेंगे, और पर्याप्त टेस्ट सीरीज भी हम सॉल्व करेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यदि आप उसको प्रॉपर करते जाएंगे तो आसानी से आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है ना। जीके के सिलेबस से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं जीके आपको इतने आसानी से और इतने कम क्लासेज और स्टडी मटेरियल में पढ़ाऊँगा कि आप बस उतना पढ़ लेंगे तो आप आराम से 180 में से 75% क्वेश्चन आराम से सही करके आ सकते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। एक कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनको एक समस्या रहती है कि भाई हम अभी सीएचओ हैं और हमें इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं। तो उनको मेरा यही कहना है कि अभी आप सीएचओ हैं, ये परीक्षा है आयुष एमओ की।
आप सीएचओ में भी परमानेंट होंगे और आयुष एमओ में भी परमानेंट होंगे, क्योंकि जिन नियमों के तहत आप सीएचओ में परमानेंट होने वाले हैं उन्हीं नियमों के तहत आप आयुष एमओ में भी परमानेंट होने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप सीएचओ में 3 साल पहले परमानेंट हो जाएं, आयुष एमओ में आपको 3 साल एक्स्ट्रा लगे। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि भविष्य में आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, सीएचओ के रूप में या आयुष एमओ के रूप में। भविष्य में आप अपना कैडर किस रूप में चाहते हैं, सीएचओ का कैडर या आयुष एमओ का कैडर। क्योंकि कुछ लोग इसको छोड़ के यहाँ जाएंगे, ये हो सकता है आपसे बाद में परमानेंट हो, लेकिन ये एक अधिकारी के रूप में होंगे। आप एक सीएचओ के कैडर पे रहेंगे, जो कैडर हमेशा आयुष एमओ से नीचे ही होगा। तो इसलिए मेरी तो ये राय है कि सीएचओ के कैडर को, ये जो लालच है छोटा सा 15,000 रुपये पीएलपी का 2-3 साल का, इसको छोड़ के और इसमें हमें आना चाहिए। और यहाँ पे एक फ़ायदा और है कि एक तो आप संविदा रूल्स के तहत परमानेंट होने की संभावना है, दूसरा जब आयुर्वेद विभाग में वैकेंसी निकलेगी तो भी ये संभावना है कि वहाँ पे आपको 30% बोनस मिल के भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की संभावनाएं हमेशा खुली हुई है। तो इसलिए मेरी तो यही राय है कि सीएचओ का जो लालच है उसको छोड़कर आयुष एमओ के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मेरी कोचिंग क्लासेज 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। अभी तक हमने चरक का सूत्र स्थान खत्म कर दिया है, विमान स्थान हम खत्म करने की ओर हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर तक हम सारा कोर्स खत्म कर देंगे, ऐसा मैंने सोचा है, कम से कम पीडीएफ में और कम से कम क्लासेज में। मेरा नाम डॉक्टर केशव है। अभी मैं उदयपुर में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट पे कार्य कर रहा हूँ। और ये मेरे मोबाइल नंबर हैं, जो भी इस संबंध में कोचिंग करना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आयुर्वेद के अधिक से अधिक लोग इस वैकेंसी में सेलेक्ट हों, उनको रोजगार मिले, एक अच्छा रोजगार मिले, सम्मानजनक रोजगार मिले। और अब चूंकि समय कम है, इसलिए जो भी आना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी यदि अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ठीक रहेगा। आप सभी की अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ सभी को गुड नाइट, धन्यवाद।